आज के दौर में मेरी छठी बेटी विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। वहां पर वह नौकरी भी करती थी, जिसके नसीब से आज मेरा घर खुशियों से भर गया था। मैंने अपनी छठी बेटी को 20 लाख रुपए में अपनी मालकिन को बेच दिया था। मालकिन ने मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया था। वहां पर उसे एक लड़का भी पसंद आ गया था, पर मालकिन नहीं चाहती थी कि वह विदेश में शादी करे। मालकिन चाहती थी कि वह भारत आए और अपने हाथों से मालकिन उसकी शादी करवाए। वह अपने अरमानों को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि मालकिन ने जो गुनाह उसके साथ किया था, उसके लिए वह हमेशा शर्मिंदा रहती थी। वह अपने उस गुनाह का प्रायश्चित करना चाहती थी, क्योंकि जो जुल्म 6 साल पहले उसके साथ हो चुका था, वह कभी भी नहीं भूल पाती थी। हुआ कुछ यूं था, मेरी 6 बेटियां थीं। इस बार जब बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद मेरी बेटी की याद आई। वह जवान होकर कैसी हो गई होगी। तब मैं भिखारन बनकर अपनी बेटी से मिलने गई और उस बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने अपनी बेटी को 20 लाख रुपए में बेचा था। मैं मुस्कुराती हुई उस बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने उस हवेली पर आई थी, जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सौंप कर चली गई थी। मुझे तो लगता था कि यह हवेली आज भी पहले की तरह अपनी शान और शौकत से बुलंदियों पर खड़ी होगी, मगर उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका नाम भी मैंने अभी तक नहीं रखा था, और उसे उस बांझ मालकिन की गोद में डालकर चली गई थी। गेट के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ऐसा बुरा हाल तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी। पहले ख्याल मेरे दिमाग में यही आया कि क्या अब मैं दोबारा कभी अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी, तभी मोहल्ले का एक आदमी मेरे पास आया। वह मुझे पहचान चुका था। उसने कहा, नाजिया, तुम इतने सालों बाद यहां कैसे आई हो? मैं यह न बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने आई हूं। मैंने उस आदमी से कहा, मुझे मालकिन की याद आ रही थी तो मैं उनसे मिलने आ गई। सोचा उनसे जाकर मिलाऊं, मगर यहां तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं या उन्होंने कहीं और घर बना लिया है? उस आदमी ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं नहीं, वे कहीं नहीं गए। आज भी वे लोग इसी घर में रहते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? वह आदमी बोला, अच्छा हुआ नाजिया, तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी तरह शामिल होती। मैंने कहा, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूं। मेरे घर में भी मेरी बहन बेटियां हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है। हम इस गुनाह के दलदल को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी इस तरह की गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के दिमाग पर गलत असर पड़ता है। वे हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा के लिए गुनाह के दलदल से साफ करवा देंगे। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि मेरे मालिक का चचेरा भाई था। हम सब उसे इमरान साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इमरान साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं गुजरी है। आप तो मालकिन को जानते हैं कि वे कितनी शरीफ हैं। अब आप यह सब कैसे कह रहे हैं? उससे पहले कि वह मुझे कोई और बात बताता, हमें कुछ और आदमियों की बोलने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आसपास के मोहल्ले वाले आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का यह गुनाह का दलदल हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनाहगार लोग यहां से चले जाएंगे, नहीं तो हमारे मोहल्ले में ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब उसी में डूब कर रह जाएंगे। यहां सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे।
मेरी नजरों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो बस कुछ देर की मेहमान थी और मैंने उसे अपने जिस्म से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाह के दलदल में फेंक दिया था? हमारे मोहल्ले के मस्जिद के मौलाना साहब आगे बढ़े और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तेज आवाज में कहा, अहमद साहब, आकर यह दरवाजा खोलिए। आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ कहना है। वे आकर दूर करें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम सब इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसे इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ बहिष्कार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म न करे और न ही सोचे। मौलाना साहब ने कहा, चुप कर जाओ। अगर तुम लोग मुझे यहां फैसला करने के लिए लाए हो तो मुझे ही यह मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी, या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाजा खटखटाते रहे, मगर घर में से किसी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत न की। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े। उन्होंने मौलाना साहब से नजरों से इजाजत तलब की। मौलाना साहब ने हाँ में सिर हिलाया तो 2 लड़के दीवार फलांकर घर में दाखिल हो गए। फिर उन्होंने गेट के सामने एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। मौलाना साहब आगे बढ़ गए। अभी और भी लोग अंदर की तरफ दाखिल होने लगे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद अंदर की तरफ भाग गई। भागते भागते आंगन में गई। जैसे ही मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी, मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए, जबकि मेरी बच्ची भागकर मेरे पास आई। मैं गर्भवती थी। मेरे ऊपर तले 5 बेटियां पैदा हो चुकी थीं। बच्चों की पैदाइश में अंतर न होने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी दिक्कत थी। 2 वक्त की रोटी भी आराम से खाना नसीब नहीं होता था। मैं माँ थी, अपना पेट काटकर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी, ताकि उनका पेट भरा रहे। मुझे चलने फिरने में भी परेशानी थी, मगर मेरी सास को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। वह हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहती थी, जब से यह मनहूस कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में पैसों की तंगी हो गई है। अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी पैदा कर दी। मेरा बेटा इन सब का खर्चा कैसे उठाएगा? ये बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने में भी बस नहीं करती थी। वह आगे कहती थी, अगर इस बार भी तूने बेटी जन्म दी तो तुझे तलाक दिलवा दूंगी। अपने बेटे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को बेटा दे, जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोज कमाए। पहले तो मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बड़ा तरस खाता था। वह अपनी माँ से कहता था, खुदा के लिए आप ऐसी बातें न किया करें। नाजिया मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहली 2 बेटियां हुई तो मेरा शौहर अच्छा था। तीसरी बेटी के बाद भी मेरा शौहर खामोश ही था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी के बाद मेरा शौहर उदास होकर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो मम्मी मुझे तंग न करती। मैं उसकी बातें सुनकर ठंडी आह भर कर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगा, मैं अकेला कमाने वाला हूं, मेरी नौकरी भी अच्छी नहीं है, मैं दिहाड़ी करने वाला बंदा हूं। कभी काम मिलता है तो कर लिया, कभी न मिला तो घर बैठे रहो। मैं इतनी बच्चियों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब की बार जब मेरी 5वीं बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरा हाल तक न पूछता था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। पहले पहल तो वह मुझसे प्यार करता था, मगर जैसे जैसे हमारी शादी को समय गुजरता गया, मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया। रोते हुए कहा, आसिफ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मुझे देखा ही ना हो। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली नहीं? मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरे शौहर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, हाँ, तुम जब से ब्याह कर इस घर में आई हो, मुझ पर जिम्मेदारियां और बढ़ाती जा रही हो। कभी भी तुमने अच्छी खबर नहीं सुनाई। मैं भी इंसान हूं, मैं भी तंग आ गया हूं।
मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल बेहाल हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश में मेरा कोई गुनाह नहीं है, यह तो अल्लाह की देन है। मेरा शौहर कहने लगा, बस बस, बहुत हो गई बातें, उठो, जाओ, मेरा सिर न खाओ। अब मेरे शौहर को न तो मेरी फिक्र थी और न ही बच्चों की। वह खुद तो बाहर से पेट भरकर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वह भी इसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे मैं और मेरी बेटियां भूखी रह जाती थीं। मैंने मोहल्ले की एक औरत से कहा, अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा घर है जिसमें नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे लगवा देना। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरी पड़ोसन ने कहा, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद गर्भवती हो। मैंने कहा, मैं काम कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र न करो, बस मेरे लिए नौकरी ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली और फिर अगले ही हफ्ते उसने सचमुच मेरे लिए काम ढूंढ दिया। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां बस 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं। तुम उनके घर पर काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वे तुम्हें अच्छा खासा वेतन भी देंगे। मैंने जल्दी हामी भर ली और कहा, आज रात अपने शौहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगी। मेरी पड़ोसन ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में यह ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता वह ऐसा कहेंगे कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा, मुझे एक हवेली में काम मिल गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस हवेली में काम के लिए जाया करूंगी। आसिफ ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और बोला, कैसा काम है? मैंने कहा, साफ सफाई का और खाना पकाने का। आसिफ कहने लगा, शुक्र है कि तुमने आज कोई अच्छी खबर सुनाई, जाओ जाकर काम करो ताकि मेरे सिर का थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई, मगर मेरे अंदर का जो मान था वह टूट गया था। जब एक औरत का मान सम्मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान सम्मान टूट गया तो समझो एक औरत टूट गई, बाहर बस एक जिंदा लाश रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर ले गई। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, नाजिया, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद गर्भवती हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, मालकिन, आप बिल्कुल फिक्र न करें, यह कौन सा मेरा पहला बच्चा है कि मैं नाजुक बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं 6ठी बार गर्भवती हूं और जैसे अपने घर के इतने काम करती हूं वैसे यहां भी कर लिया करूंगी। इससे मेरे बच्चों की काफी मदद हो जाएगी। मेरी बेटियां 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सकेंगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूं। मेरी मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। उसका मिजाज बहुत अच्छा था। वह बहुत प्यार से बात करती थी। मैं गर्भवती होने की वजह से वह मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फल होते थे वह मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के पैरों की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो तुमसे बहुत खुश होगा ना, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मेरा शौहर आसिफ मेरा खाला का बेटा है, उसने मुझसे प्रेम विवाह किया था, मगर जब मेरे घर में 5वीं बेटी ने जन्म लिया तो उसने भी मुझसे नजरें फेर लीं और मुझसे दूरी बना ली। वह मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि आसिफ ने पहले से ही मुझे धमका दिया है। अब तो उसने मुझे आंखें भी दिखानी शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूं। मेरे तो पहले ही 5 बेटियां हैं, कभी भूखी सो जाती हैं, कभी खाना मिलता है। बच्चे भूख और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर हैं। न जाने उन लड़कियों की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। मालकिन थोड़ी उदास होकर कहने लगी, या अल्लाह, तेरी मर्जी, तू ही जाने। किसी पर कर्म करता है तो करता ही चला जाता है। किसी को इतनी औलाद देता है कि उसे संभाले नहीं संभलता और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। नाजिया, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं,
मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जाकर सो गई। मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने तरह तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं। सब ठीक है, मगर अल्लाह की तरफ से देरी है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर उस पर भी राजी नहीं होता। मैंने उससे बहुत बार कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया और कहा, अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं बंगले में काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई। वह कहने लगी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? यह सब किसने किया? तुम्हारे चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं? मुझे देखकर वह बुरी तरह घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं रोने लगी और बोली, कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वह इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया है, तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, आसिफ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और यह भी कहा कि इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही पेट में खत्म कर दो। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी। वह कहने लगी, तुम्हें पता है, कल मेरे शौहर ने कहा कि वह मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही और इस चीज का हल भी मैंने निकाल लिया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूंगी। मैं बोली, जी मालकिन, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी, नाजिया, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मेरी गर्भावस्था का 3रा महीना शुरू हुआ है। मालकिन कहने लगी, चलो तुम अपने इस बच्चे को न मारो और न ही तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देगा। इस चीज से बचने के लिए तुम अपने घर में यह मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं इधर अपने शौहर से झूठ बोल दूंगी कि मैं गर्भवती हो गई हूं। इस तरह जब तुम्हारे कोख से बच्चा जन्म लेगा तो वह मैं रख लूंगी। तुम्हारे शौहर को कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि इतने बच्चे जन्म देने के बाद मेरा फिगर एकदम खराब हो गया था। बिना गर्भावस्था के भी मेरा पेट बाहर को ही रहता था, इतना कि लोगों को पता नहीं चल सकता था कि मैं गर्भवती हूं या नहीं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह यकीन दिलवाना है कि अब मैं गर्भवती नहीं हूं। यह तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हो या बेटा, जो भी होगा, तुम मेरी गोद में डाल देना, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 20 लाख रुपए दूंगी। फिर तुम यह शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगी। उन्हें दुनिया की हर खुशी दे पाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित हो जाओगी। उस दिन हम दोनों औरतों ने अपने गमों को दूर करने के लिए यह फैसला कर लिया था कि हम यह बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। मैं शाम को घर वापस गई तो मेरा शौहर सामने ही बैठा हुआ था। उसके तेवर खराब दिख रहे थे। वह कहने लगा, हाँ, मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? तुम्हें इस घर में रहना है या फिर अपनी छठी बेटी को इस दुनिया में लाना है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को खत्म करवा दूंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज ठीक हुआ था। मेरी सास बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम करने जाती, मेरी मालकिन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती, तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है। और फिर जबरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फूल तो वह हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी। मेरे आराम का वह पूरा ख्याल रख रही थी। इस तरह मुझे आराम दिया जाता। महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह रख दिया करती थी।
इस तरह मेरे दिन बड़ी अच्छी तरह से बीत रहे थे। मुझे मेरी किसी भी गर्भावस्था के बीच इतना आराम नहीं मिला था। यह तो मालकिन का बड़प्पन था कि वह मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सांस भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था, तुम आजकल अपने घरेलू तनाव से भी दूर रहा करो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उसके बारे में कुछ न सोचा करो। तुम अपने आप को हमेशा सामान्य रखा करो, इससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पर भी काफी असर पड़ेगा। मैं तो मुस्कुरा देती थी, कहती थी, ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे होते हैं तो मैं तनाव कैसे न लूं? मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब काफी अच्छा हो गया था क्योंकि उसका खर्चा घट गया था। मैंने मालकिन से पूछा, आपके शौहर का रवैया आपके साथ अब कैसा है? क्या वह अभी भी दूसरी शादी करना चाहते हैं? मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वह कहने लगी, हाँ, मेरा शौहर अब दूसरी शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अब वह काफी चुप रहता है। शायद उसे कभी भी इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी कि मैं गर्भवती हो पाऊंगी और उसे औलाद की खुशी दे पाऊंगी। लगता है मैंने उसकी दूसरी शादी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। क्या पता, मेरी इस कमी की वजह से वह अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश के बैठा होगा। तभी तो चुप रहता है। लेकिन तुम फिक्र न करो, धीरे धीरे हम दोनों के मामले भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे ऐसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट में हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेर सारी बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी। उसे समझाया था, मुझसे नफरत न करना, तुम्हारी माँ मजबूर है। तुम जैसे पैदा हो जाओगी, मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र न करना, यह जो औरत है, यह तुम पर अपनी जान निछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वे झूठ निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब सा मंजर देखा था। मेरी बेटी मालिक के साथ चिपक कर बैठी हुई थी, जबकि मालकिन तो घर के कामकाज में व्यस्त थी। मालिक की आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। वह कह रहा था, फातिमा, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूं। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी, यह तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, यह क्या बेहूदगी है और यह क्या बेशर्मी है? तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो? मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ऐसा लगता था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मौलाना साहब आगे बढ़े। उन्होंने मालिक से कहा, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो इल्जाम लगाया है, क्या वह सच्चा है? क्या तुम सचमुच अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो? मालिक ने इस बात में हाँ में सिर हिला दिया था। उसने कहा, हाँ, इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूं, मगर मेरी बात सुनिए। मालिक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको, मेरी बात सुनो। यह मेरी बेटी नहीं है, ये लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब मौलाना साहब कहने लगे, भले ही यह तुम्हारी मुंहबोली बेटी है, इसके साथ भी निकाह जायज नहीं। तुमने यह क्या किया? तुमने गलत किया। मैं भी थर थर कांप रही थी, जबकि मेरी मासूम बेटी भी घबरा रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी, मौलाना साहब, आप मेरी पूरी बात सुनिए। मौलाना साहब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ, क्या सच है और क्या झूठ है? मालकिन बोली, मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी। मेरे शौहर ने मुझे अपनी दूसरी शादी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरानी से उसकी बेटी गोद ले ली थी और यही कहा था कि यह मेरी अपनी बेटी है। यह नौकरानी आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैंने भी इस बात को जल्दी ही कबूल कर लिया और बोली, ऐसे ही बात है। तब मालकिन कहने लगी, मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं गर्भवती हूं, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज यह बच्ची मेरी गोद में आई, उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बता दो, ये किसकी बेटी है? मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। तब मेरा शौहर कहने लगा, मैं तो बांझ हूं, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, फिर ये किसकी बेटी है? तुमने कहां अपना मुंह काला किया है?
ये बात सुनकर तो मैं घबरा कर रह गई थी। मैं बोली, मैंने कहीं भी अपना मुंह काला नहीं किया, बल्कि यह बच्ची मैंने नौकरानी से ली है। उसे मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मौलाना साहब, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। वह मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारता था कि तुम इस तरह मक्कार औरत हो, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुमने जरूर किसी और के साथ मुंह काला किया है, मेरे सामने मक्कारी की है, तुमने तो पूरे 9 महीने तक मुझे धोखा दिया। उसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वह खुद बांझ है। उसमें खुद कितना बड़ा ऐब है, मगर उसने अपना ऐब छुपा लिया। शादी के बाद उसने हमेशा मुझे औलाद का ताना दिया था। मेरा ध्यान किसी और जगह गया ही नहीं था। जब मुझे शौहर की हकीकत का पता चल गया तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्जाम लगा दिया। मैं खुद को मुलजिम साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नजरों में फातिमा मेरी बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। फातिमा के लिए मैंने अलग से नौकरानी रखी हुई थी। फातिमा उसके साथ क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को नहीं देखा था और न ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की मां न बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अभी भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वह मुझे देखकर गुस्से से मुस्कुरा दिया करता था और कहता था, मेरे सामने तुमने नकली गर्भावस्था का नाटक किया, न जाने तेरे कितने यार होंगे, मेरे नाक के नीचे क्या क्या करती रही होगी। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही नहीं आया कि झूठा इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी को अजाब बना डाला। खुद तो बांझ थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब फातिमा 16 साल की हो गई तो एक दिन वह मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नजर उस पर पड़ गई थी। वह पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वह 20 साल की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए। कहने लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह फातिमा से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। फातिमा भी उससे निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। फातिमा से निकाह करने के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया और फातिमा को मालकिन। न जाने मोहल्ले में यह बात कैसे फैल गई थी। अच्छा ही हुआ। फातिमा आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। मौलाना साहब ने पुलिस को बुला लिया और फातिमा से जबरदस्ती निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई। फातिमा को मालिक से तलाक हो गया। मालकिन ने भी अहमद से तलाक ले लिया था और अपनी जायदाद समेटकर फातिमा के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे फातिमा को गले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी उस बेटी के नसीब से अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों का नसीब खोलकर रख दिया था। मालकिन के हवाले जब मैंने फातिमा को किया था तो मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। बच्चियों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। मालकिन के दिए गए 20 लाख से मैंने चूड़ियों की दुकान खोली थी। मेरी बड़ी बेटी सारा, जो अब 22 साल की थी, ने ब्यूटिशियन का कोर्स करके पार्लर खोल लिया था। छोटी बेटी आयशा, जो 18 साल की थी, ने सिलाई का कोर्स करके बुटीक खोल लिया था। तीसरे नंबर की बेटी जैनब, जो 20 साल की थी, ने मेहंदी डिजाइन का कोर्स करके लाखों रुपए कमाती थी। अब मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपना घर, अपनी गाड़ी। मेरा शौहर तो अब मेरी बेटियों को दुआएं देता न थकता था। मेरी 2 छोटी बेटियां, रुखसार और हिना, जो 16 और 15 साल की थीं, अब भी कॉलेज में पढ़ रही थीं। मेरी सास भी अब मेरी 5 बेटियों की खूब सराहना करती थी। अब वह मेरी बड़ी बेटी सारा की शादी के चक्कर में पड़ी हुई थी, रोज रिश्तों की तलाश में रहती थी। यह कहानी 2023 में घटित हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी अगली एक नई दिलचस्प मेरी शादी वाले दिन मेरा 14 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था और वह भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति की मृत्यु के कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता था, इसलिए मैं अपने देवर को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक ही बिस्तर में अपने देवर के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मेरा देवर मुझसे काफी छोटा था, लेकिन 14 साल की उम्र में भी वह 20 साल के जवान लड़के जैसा लगता था। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था, लेकिन मैं कब तक इस तरह जीविका चलाती। उस रात मैंने सोचा कि एक बार अपने देवर को आजमा कर देखती हूँ। आधी रात को मैंने उसे हिलाकर देखा। वह गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरे पति की मृत्यु को अब भी 2 दिन ही हुए थे। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंदें भी नहीं थीं। मेरे पति का इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। रोहन की उम्र 14 साल थी। वह मुझसे छोटा था। मैंने उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा। जब मेरी शादी हुई थी तब वह मेरी शादी के दिन बहुत खुश था। वह कहता था कि उसे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारा बेटा नहीं है, इससे दूरी बनाए रखना। थोड़े समय बाद वह बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हें उससे पर्दा करना होगा। इसलिए अभी से उसे आदत डालो कि वह तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति ना आए। मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिना वजह तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने पति और घर वालों की भी परवाह करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की बात सुनती तो मुझे लगता कि वह रोहन के बारे में गलत सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर नाराज हो जाती थी। लेकिन जब मैं बेसहारा हो गई, मेरे पति इस दुनिया से चले गए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझे अपने 14 साल के भाई के साथ छोड़कर चले जाएंगे। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बजे गए थे। मेरा देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वह अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ व्यस्त था। मेरा दिल इस बात से संतुष्ट था कि अगर वह घर नहीं आता तो यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह घर आ जाता तो मुझे असहज महसूस होता। मुझे बार बार अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। तभी इस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैंने सोचा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज आई, भाभी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर मुझे जंगल जैसा लग रहा था। रोहन मुझे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने मासूमियत से पूछा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और उसके हाथ में एक थैली थी। थैली में चावल थे जो होटल से लाए हुए लग रहे थे। उसने एक प्लेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से खाना लाया हूं। आप खा लीजिए, वरना आप भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। रोहन की आंखों में भी आंसू थे। वह मुझे माँ कह रहा था, लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थीं। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाना। वह बहुत भावुक बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कई आशंकाएं घूम रही थीं। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, आप इस कमरे में सो जाइए। दूसरा कमरा तो छत के पास है। मुझे लगता है कि आपको छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब तो सबको पता है कि हमारे घर में भाई की मृत्यु हो गई है। कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें मुझे ठीक लगीं। मैं उसके कमरे में चली गई। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरे पति छत के पास वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा किसी और के कमरे में आई थी। लेकिन जो कुछ मैंने रोहन के कमरे में देखा, उसने मेरी आंखें फटी की फटी रहने पर मजबूर कर दी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर
एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वैसे तो वह 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था वह एक बड़ा और समझदार आदमी ही कह सकता था। उसके कमरे में मेरा जेवर देखकर मेरा दिल खटक उठा था। मैंने उसे तालों में छुपाकर रखा था, लेकिन यह सब रोहन के हाथ कैसे लग गया, ये बहुत अजीब बात थी। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मैं उससे इस बारे में सवाल करूंगी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जैसे रोहन के लाए चावल खाने से मेरी आंखों पर नींद छा रही थी। मैंने सोचा कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बजे थे। मैं हैरान थी कि मुझे आज इतनी नींद कैसे आ गई। पिछले 2 दिनों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुईं जैसे किसी को शराब पिला दी हो। मैं हैरान थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं रोहन के लाए चावल में कुछ मिलाकर तो नहीं दिया गया। लेकिन रोहन ऐसा क्यों करेगा? मैं आंखें मलते हुए बाहर आई तो देखा कि रोहन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी, आप सो गई थीं, आपको अच्छी नींद आई ना? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने फीके लहजे में कहा, हाँ, आज मुझे बहुत नींद आई। क्यों नहीं आएगी भाभी? मैंने आपके चावल में नींद की गोली मिलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने कहा कि खाने में नींद की गोली मिला दो, इससे वह आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई कि रोहन इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। रोहन, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे? नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छी नींद आए। अब आप तरोताजा लग रही हैं। लीजिए, चाय पीजिए। उसने चाय मेरे सामने रख दी। मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं? नहीं भाभी, मैंने तो आपके सुकून के लिए गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं यह चाय आपके सामने पी लेता हूँ। चलिए, हम आधी आधी पी लेते हैं। उसने गिलास से चाय के घूंट लिए और मुझे दिखाया। मैं उस पर यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक करती हूँ। रोहन का चेहरा देखकर मुझे उसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता था। उसके चेहरे पर वाकई बहुत मासूमियत थी। मैंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा। मैं जानना चाहती थी कि वह आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ईमानदार अंकल है, वह जेवर बेचकर हमें बहुत पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। रोहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं था। वह ऐसा कैसे सोच सकता था? मैंने कहा, रोहन, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीदें? भाभी, मुझे आगे शादी भी करनी है। हमें सारी जिंदगी एक साथ रहना है। हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। रोहन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने जेवर के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन मुझे डर था कि अगर जेवर बेचकर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी और मेरा देवर 14 साल का था। ऐसे में कोई भी हमें आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने मायके वालों से सलाह लूं। मैंने उनसे कहा कि मैं जेवर बेचकर घर खरीदना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने कहा, घर खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो चुकी हो, तुम्हें हमारे घर आना होगा। मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी पत्नियों के गुलाम हैं। वे अपनी बेवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे। जिंदगी भर उनके सहारे नहीं रहा जा सकता। यह अच्छा मौका था। मैं अपने जेवर बेचकर घर खरीद सकती थी। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर बनवाया था, लेकिन अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने जेवर बेचने का इरादा कर लिया। मैंने रोहन से कहा, तुम चाहो तो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों के रवैये से निराश हो चुकी थी। रोहन ने अपने उस अंकल को जेवर दे दिए। 2 दिन बाद उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जगह पर
घर की चाबी और कागजात दे दिए। मैं इस पूरे प्रकरण पर हैरान थी। 2 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता है? लोगों को घर के लिए इतना काम करना पड़ता है, कागजात, इंतकाल और बहुत कुछ। लेकिन जब रोहन ने कागजात मेरे हाथ में दिए तो मैं हैरान रह गई। वह 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच बड़ों जैसी थी। फिर उसने एक अजीब बात कही, भाभी, हम घर साफ कर लेंगे, फिर आपसे जरूरी बात करनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक्त मैं जल्दी में थी। हमने घर में सारा सामान रख दिया था। अब हमें खाने पीने और राशन की चिंता थी। मैंने तो कभी नौकरी भी नहीं की थी। फिर रोहन यह क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे जरूरी बात करनी है? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन मैं चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान ज्यादा नहीं था। मैंने अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसा जैसा मैं अपने पति के लिए बनाया करती थी। मैं रोहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह इस घर का हिस्सा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह बाहर जाकर गंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन उस दिन वह घर नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लगा। उसे इस वक्त घर होना चाहिए था। रात के 10 बज गए थे। मेरे पति की मृत्यु से पहले वह शाम 5 बजे तक घर आ जाता था और फिर बाहर नहीं निकलता था। मुझे डर लग रहा था। मैं उसका इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे रोहन? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही आवारा हो गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम घर में नहीं कर सकते? तुम्हें बाहर जाना पड़ता है। अपने दोस्त को यहीं बुला लिया करो। भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने गुस्से से मुझे देखा, जिससे मैं डर गई। लेकिन वह तो एक बच्चा था। मैंने सोचा कि मैं उसे डरा सकती हूँ। मैं यही सोचकर बात कर रही थी कि वह मुझ पर चिल्ला उठा, भाभी, बस करो, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। जो खाना आपने बनाया उसे आप खुद खा लो। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। उस वक्त वह किसी 40 साल के मर्द की तरह गुस्सा कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह गुस्से में था। जरूर कोई बात थी। मैंने उसके कमरे में जाकर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला और अजीब नजरों से देखकर बोला, भाभी, एक बात कहूं, आप मुझसे शादी कर लो, वरना आप काफिर हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ गया? तुम मुझे सुबह शाम माँ कहते थे। अब क्या हो गया? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इतनी नीच बात तुमने कैसे सोची और फिर मुंह से कैसे निकाली? मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह बिना किसी शर्म के मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा था और मुझे टकटकी भरी नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा। मैं बोलते बोलते चुप हो गई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन ऐसा निकलेगा। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था। मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि रोहन को अपनी संतान की तरह पालना। रोहन की बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। यह घर मेरे नाम था। मैं अकेली भी रह सकती थी। अगर रोहन ने फिर ऐसी हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। यह घर मेरे पति के पैसों का था और मेरे नाम पर था। रोहन को इसमें रहने का कोई हक्का नहीं था, अगर वह अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह मैंने रोहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। मैंने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। रोहन कहाँ गया? मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर के दरवाजे की ओर देखा तो वह बाहर से बंद था। इसका मतलब रोहन मुझे घर में कैद करके चला गया था। मुझे उससे नफरत होने लगी। इतनी छोटी उम्र में ऐसी हरकतें। मैंने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं इद्दत में हूं। बार बार घर से निकलना ठीक नहीं। मैं बेबस होकर बैठ गई। मेरे पति की मृत्यु को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में रोहन कितना बदल गया था। मैं सोच रही थी
कि अगर भगवान ने मुझे संतान दी होती तो मैं रोहन के सहारे न होती। मैं अपनी संतान के सहारे जी लेती। लेकिन अब मैं उसे क्या कहूं? मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं था। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वह इस दुनिया से चला गया। मैंने सोच लिया कि रोहन आएगा तो मैं उससे साफ साफ कहूंगी कि वह इस घर में नहीं रह सकता। शाम को, अब भी रात शुरू भी नहीं हुई थी, कि मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने सोचा कि शायद रोहन होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वे गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरों पर दाढ़ियां थीं जैसे वे धर्म के ठेकेदार हों। उन्होंने कहा, बीबी, तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। वे बोले, झूठ बोल रही हो, तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहता है। वह अब भी घर में ही होगा। ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। मैंने कहा, भाई साहब, हमने क्या किया? अरे, तुमने क्या किया? ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 14 साल के देवर के साथ अकेले रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति मर गया है। तुम बेवा हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यहाँ शराफत से रहो। हमारे यहाँ भी बहनें बेटियां रहती हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब रोहन का किया धरा था। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जानती थी कि रोहन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं, ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। भगवान सबकी इज्जत की हिफाजत करे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ऑन एल पर सेट करें ताकि आपको नई कहानियों की सूचना तुरंत मिले। धन्यवाद।